हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है काउंट एंड सेव प्रॉब्लम। बेसिकली ये प्रॉब्लम हमें क्या कहते हैं कि हमें ना एक एन वैल्यू गिवन रहेगी और उस एन वैल्यू के लिए हमारा जो भी रिजल्ट होगा ना वो हमें रिटर्न करवाना है। तो रिजल्ट जो है वो इस प्रकार कुछ कैलकुलेट हो रहा है, जैसे कि अगर मान लो हमारी एन की वैल्यू 1 है ना, तो हम सिंपल 1 ही रिटर्न करवा दे रहे हैं क्योंकि ये बेस केस है। ठीक है, अगर मान लो एन की वैल्यू 4 होती है ना, तो इनिशियली क्या होगा, जब एन की वैल्यू 1 रहेगी तब तो हम 1 ही रिटर्न करवा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे ये जो 1 है ना, इसका काउंट कितना है। ये जो 1 है, इस 1 का काउंट है 1। ठीक है, और ये किसके लिए 1 है, तो वो 1 के लिए ही है। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर बन जाता है वो बन जाता है 1 और 1। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये इसकी काउंट वैल्यू है और ये वो नंबर है, ठीक है, जिसकी ये काउंट वैल्यू है। तो उसके अगले के लिए जब n इज इक्वल टू 3 होगा, तब वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, 1 1 बन जाएगी। तो ये अब जो 1 है, अब इसका काउंट कितना है, अब इसका काउंट है 2। तो यहाँ 2 हो जाएगा। और अब ये 2 किसके लिए, ये 1 के लिए है। ठीक है, तो यहाँ 1 आ गया। तो एक्चुअली फिर इसका जो आंसर है वो बन जाता है 2 1। ठीक है, अब 2 1 के लिए देखो। अब 2 1 के लिए 2 कितनी बार है, 2 एक ही बार है। किसके लिए एक बार है, 2 खुद के लिए एक बार है। ऐसे ही 1 कितनी बार है, 1 एक बार है। 1 जो है वो एक बार है, तो इसका आंसर बन जाता है 1 2 1। अगर मान लो हमारी n की वैल्यू 5 होती, ठीक है, n की वैल्यू 5 होती, ठीक है, n की वैल्यू 4 पे क्या बना था, 1 2 1 1 बना था। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 5 होती ना, तब पता क्या बनता, ये 1 कितनी बार है, ये 1 एक बार है, इसका काउंट है 1। और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, ये जो 2 है ये कितनी बार है, ये एक बार है। और ये किसके लिए एक बार है, 2 जो है वो एक बार है। अब ये जो 1 1 है ना, ये कितनी बार है, ये 2 टाइम्स है। किस वैल्यू के लिए, 1 वैल्यू के लिए। ऐसे ही अगर n इज इक्वल टू 6 होती, तब क्या हो जाता, तब हो जाता 3 1। 3 इसका काउंट हो गया, किस वैल्यू के लिए, 1 के लिए। ऐसे ही 2 2 इसका काउंट हो गया, किस वैल्यू के लिए, 2 के लिए ही है। ठीक है, ऐसे ही 1 जो है वो एक बार ही है। ठीक है, तो ये 3 1 2 2 1 आ जाता कुछ इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए किसी दूसरी एग्जांपल से इसको सोल्व करते हैं। मान लो ये वो एग्जांपल दे रखी है, हमने बेसिकली क्या करा है, इंटीजर्स की जगह कैरेक्टर्स ले रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली हम i इज इक्वल टू फर्स्ट इंडेक्स से जो है वो स्टार्ट करेंगे। i इज इक्वल टू फर्स्ट इंडेक्स से इसलिए स्टार्ट करेंगे ताकि हम इससे पिछला करेक्टर को जो है वो कंपेयर करवा करवा पाए। जैसे कि अगर 1 पे है ना, तो वो जीरो इंडेक्स पे जो करेक्टर पड़ा होगा उसके साथ हम इसको कंपेयर करवाएंगे कि ये इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो i-1 कितना होगा, 0। ठीक है, i-1 यहाँ पे पड़ा होगा। अब इसके साथ हम दो वेरिएबल और लेंगे, एक लेंगे काउंट, काउंट में यहाँ लिख लेता हूँ, एक काउंट, और एक ले लेंगे आंसर। आंसर इनिशियली जो है वो खाली होगा। अब काउंट हम 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो, कोई भी अगर पर्टिकुलर करेक्टर है तो वो खुद को तो काउंट कर रहा होगा ना। जैसे कि ये एक खुद को तो काउंट कर रहा होगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये देखेगा कि अगर मुझसे पिछला करेक्टर यानी कि i-1 पे जो करेक्टर पड़ा है और ith इंडेक्स पे जो करेक्टर है यानी कि a और b, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तब ये क्या करेगा, आंसर में इसको ऐड करवा देगा। तो आंसर में काउंट की वैल्यू कितनी है, 1 है। किस करेक्टर के लिए है, जो i-1 पे जो करेक्टर पड़ा होगा उस चीज के लिए। i-1 पे क्या पड़ा है, हमारा a पड़ा है, तो हमारा आंसर 1a हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम आगे मूव कर जाएंगे। आई यहाँ आ गया, i-1। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो बराबर है। ठीक है, i-1 पे जो पड़ा है, i-1 पे जो पड़ा है और जो i पे पड़ा है, बेसिकली यहाँ तो दो कंडीशन बन रही है। अगर तो पिछला करेक्टर अगले करेक्टर से सेम है तब, अगर पिछला करेक्टर अगले वाले करेक्टर से सेम नहीं है तो ये है बेसिकली जब अगर वो करेक्टर जो है वो सेम है, पिछले वाला भी और जो आई इंडेक्स पे पड़ा है वो वाला, तो हम क्या करेंगे, सिंपल काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियली i-1 पे तो काउंट की वैल्यू 1 थी। ठीक है, क्योंकि वो करेक्टर खुद के लिए तो 1 होगा। इसके बाद क्या होगा, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि यहाँ जो है वो 2 हो गई है काउंट की वैल्यू। ठीक है, अब क्या होगा, ये ना आई यहाँ है और
i-1 जो है वो इधर है, ठीक है। अब ये आगे ले चलो इसको, ठीक है, और i-1 जो है वो यहाँ आ गया। अब ये क्या है, बी और डी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो जब बी और डी एक दूसरे के बराबर नहीं है तब हम क्या करते थे, तब हम करते थे कि आंसर में ना जो काउंट की वैल्यू अब तक बनी है, यानी कि ये टू ऐड कर दो, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करो, i-1 पे जो पड़ा है ना, जो भी करेक्टर पड़ा है उसको ऐड करवा दो, ठीक है। हम ये काम करते थे, और इसके साथ साथ एक और काम करते थे, आंसर की वैल्यू फिर से रिफ्रेश कर देते थे 1 में, ठीक है। अब ये 1 हो गई है, क्योंकि हम दोबारा से अब जो है काउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं डी के लिए, ठीक है। तो काउंट अब जो है वो 1 हो गया है, और आंसर में पड़ा है 1 2 भी। अब हम क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ा देंगे, i-1 जो है वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों सेम है, जब सेम होते थे तब हम क्या करते थे, सिंपल काउंट की वैल्यू जो है वो बढ़ा देते थे। ऐसे ही फिर करेंगे, आई को जो है वो आगे आइट्रेट कर दिया, और i-1 जो है वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब काउंट की वैल्यू आ गई, अब काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि दोनों करेक्टर जो है वो सेम है, डी और डी, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे, फिर से आई को आगे बढ़ा देंगे। अब आई जो है वो सी पर है, यानी कि 6th इंडेक्स पर है, और जो i-1 जो है वो 5th इंडेक्स पर है। फिफ्थ इंडेक्स पे डी पड़ा है और आई पे सी पड़ा है, ये दोनों को एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तब हम क्या करेंगे, आंसर को अपडेट कर देंगे। अब आंसर में क्या आ जाएगा, अब आंसर में आ जाएगा जो काउंट की वैल्यू, अब काउंट की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा जो i-1 पे जो करेक्टर पड़ा है, i-1 पे क्या पड़ा है, टी पड़ा है, तो ये 3 है ना, जो ये 3 है ये डी का काउंट है, ठीक है। फिर से, और काउंट की वैल्यू जो दोबारा रिफ्रेश कर देंगे, अब ये 1 हो जाएगा, ठीक है। काउंट की वैल्यू रिफ्रेश होके फिर से होगी 1। अब हम फिर वही काम करेंगे, आगे मूव करवा देंगे आई को, ठीक है। आई यहाँ आ गया, i-1 जो है वो यहाँ आ गया, दोनों करेक्टर सेम है, सिंपल काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर दो, काउंट की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। फिर से वही काम होगा कि आई जो है वो आगे चला जाएगा, और i-1 जो है वो 7 पे आ जाएगा। अब देखो, अब अभी भी दोनों सेम है, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब याद रखना, अब हम जो है वो, मतलब ये जो हमारी स्ट्रिंग है ना, उसके हम लास्ट में पहुंच चुके हैं। अब लास्ट में जब पहुंचोगे तब जो है लूप टर्मिनेट हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। अब अभी भी देखो, अभी भी एक कंपैरिजन हमारा कराना बाकी है, क्योंकि हमने थ्री का काउंट नहीं लिखा है, यहाँ पे 3 का काउंट नहीं लिखा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही लगा देंगे। अब काउंट में क्या पड़ा है, 3 पड़ा है, और स्ट्रिंग पे जो लास्ट जो करेक्टर पड़ा है हम वो डाल देंगे, स्ट्रिंग के लास्ट में क्या पड़ा है, सी पड़ा है, ठीक है। अब जो हमारा आंसर है वो ये बना है, ठीक है, और यही हमारा जो है आंसर है जो हम रिटर्न करवाने वाले हैं, ठीक है। अगर मान लो इस सी की जगह कुछ और होता, सी की जगह अगर होता, सी की जगह होता अगर एक्स होता, ठीक है, तो यहां तक तो जो है, यहाँ यहाँ मान लो आई यहाँ पे है, और i-1 यहाँ है, यहाँ तक तो, यहाँ इस केस के लिए तो काउंट की वैल्यू 2 बन चुकी होती, ठीक है, 2 बन चुकी होती, और इसी 2 को हम डाल चुके होते, 2c कर चुके होते, यहाँ 2c कर चुके होते। फिर क्या करेगा, फिर ये जो i है ना, फिर ये जो i है ये यहाँ पहुंच चुका होता, और i-1 जो है यहाँ पहुंच चुका होता, ठीक है। अब ये देखता, सॉरी अभी नहीं होगा ये 2+c, ऐसा कैसे ही रहेगा, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा ही रहेगा। अब ये देखेगा कि जो c और x है ना, c इज नॉट इक्वल टू x, तो अब ये c की वैल्यू अपडेट कर देगा, c का काउंट आ जाए, c का काउंट कितना था, 2 बना था काउंट, ये 2 बना था, और i-1 पे जो वैल्यू पड़ी है यानी कि जो c पड़ा है उसको डाल देता। अब देखो इसके बाद जो है वो लूप हमारी टर्मिनेट हो जाती, ये टर्मिनेट हो जाती, क्योंकि i जो है ना वो लास्ट इंडेक्स पे है। तो अब काउंट की वैल्यू क्या, काउंट में क्या वैल्यू होती, काउंट में वैल्यू होती 1, ठीक है, 1 बन चुकी होती। तो हम उसके बाद एक और कंडीशन लगाएंगे, क्या कर देंगे, काउंट की वैल्यू ऐड कर देंगे फिर से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट स्ट्रिंग का जो लास्ट करेक्टर यानी कि ये x, इस x को डाल देंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमारा ये वैलिड आंसर बनता है। चलिए इस कोड देखते हैं। तो ये देखो, अगर हमारी इनपुट n इज इक्वल टू 4 दे रखी है ना, तो ये n तक चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, ठीक है, क्योंकि
n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, सिंपल आंसर क्या है 1 है, और यही जो है हमारा बेस केस है। तो हम इसको क्या कर देंगे, n के एक कम तक चलाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लो हम वही एग्जांपल ले लेते हैं अपनी पिछली वाली, ये वाली, तो इस केस के लिए कैसे काम करेगी ये, मैंने दो कंडीशंस के बारे में डिस्कस करा था, ठीक है। सबसे पहले हम वेरिएबल्स ले लेंगे, आंसर नाम का वेरिएबल ले लेंगे और एक काउंट वेरिएबल लगेंगे सिंपल काउंट कैलकुलेट करने के लिए। जो हमारी लूप है वो फर्स्ट इंडेक्स से चलेगी, ताकि पिछला वाला इंडेक्स जो है वो हम कंपेयर करवा पाए। तो दो कंडीशंस बनेंगी, अगर करेक्टर इक्वल है, अगर करेक्टर इक्वल नहीं है। अगर तो करेक्टर इक्वल है तो सिंपल है भाई, काउंट प्लस प्लस कर दो। अगर जो करेक्टर है, जो ith इंडेक्स पे जो करेक्टर पड़ा है और जो i-1 पे जो करेक्टर पड़ा है, अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, तब क्या करें, आंसर में काउंट को डाल दे, ये काउंट डाल दे, और उसके बाद क्या करें, पिछला करेक्टर डाल दे, जैसे हम इस केस में करा करते थे। जैसे मान लो अगर यहाँ आई है और यहाँ i-1 है, तो हम b को डाल दिया करते थे, ठीक है, क्योंकि अब तक हमने b तक का काउंट जो है वो कैलकुलेट करा था। और फिर से काउंट की वैल्यू रिफ्रेश कर देते थे, काउंट इज इक्वल टू 1 कर देते। तो जब हमारी ये जो लूप है हमारी, ये टर्मिनेट हो जाती थी, तब भी हम एक काम और किया करते थे, सॉरी, तब हम जो भी काउंट की वैल्यू अब तक बनी है उसको डाल दो। अब वो काउंट की वैल्यू किसके लिए बनी होगी भाई, जो लास्ट पे जो करेक्टर पड़ा होगा स्ट्रिंग के जो लास्ट पे जो करेक्टर पड़ा होगा उसके लिए बनी होगी, और एट द लास्ट हम जो है वो आंसर जो है वो रिटर्न करवा दे रहे हैं। तो ये लूप तब तक के लिए आंसर जो है वो कैलकुलेट करती रहेगी। जैसे कि पहले क्या करेगी, पहले 2 के लिए करेगी, ठीक है, पहले इस टू n इज इक्वल टू 2 के लिए करेगी, ठीक है, 1 1, फिर 1 1 जब, फिर 1 के लिए ये 1 1 जो है वो एज रिजल्ट निकाल देगी बाहर, फिर 1 1 को इनपुट डालेगी n इज इक्वल टू 3 के लिए, और रिजल्ट में क्या बना के दे देगी, 2 1 दे देगी। फिर जब n इज इक्वल टू 4 होगा तो 2 1 को कन्वर्ट करके ये बना देगी, ये 1 2 1 1, ये 1 2 1 1 ये वाली, ठीक है। ऐसे ये n तक चलती रही। तो एट द लास्ट जो भी हमारा रिजल्ट बन रहा है उसको हम एक्चुअली में रिटर्न करवा दे रहे हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।